नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। हमेशा की तरह रात 9 बजे आपके लिए मंथन लेकर आता हूँ। आज मंथन में कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ना ही कोई सामाजिक विषय है, लेकिन एक ऐसा विषय हम लेकर आए हैं जिसका सरोकार शायद ही किसी से ना हो। और वो विषय है, कहने को तो बड़ा गूढ़ और क्लिष्ट विषय है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया और इसी के ठीक बाद जो मुंबई शेयर मार्केट है वो लगभग 1100 पॉइंट धड़ाम हो गया, यानी नीचे गिर गया। आर्थिक विशेषज्ञ इस बात को जानते हैं कि इस रेपो रेट के बढ़ने के मायने क्या हैं और ये जो सेंसेक्स का उलटफेर होता है ये है क्या। मैंने भी बहुत दिनों से लगातार मेरी कोशिश जारी है कि वास्तव में ये सेंसेक्स का उलटफेर होता क्या है। मोटे मोटे तौर पर जानकारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई से इसका विश्लेषण मेरे जैसे साधारण ज्ञान वाले लोग नहीं कर सकते हैं। आज मंथन में हमने इसीलिए रेपो रेट को मुख्य मुद्दा रखा है कि इसके रेपो रेट के बढ़ने के मायने क्या हैं, क्या इससे महंगाई और बढ़ जाएगी, किन किन क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा, क्या क्रय शक्ति कम हो जाएगी। क्रय शक्ति माने खरीदने की शक्ति, यानी जो आप बाजार से जो खरीदने की पावर है वो क्या कम हो जाएगी। आम जिंदगी पर, आम आदमी की भाषा में इस पर क्या असर पड़ेगा, आज इसी पर बात होगी। ऐसे में रेपो रेट बढ़ाना बहुत ही कष्टकारी होगा। रेपो रेट बढ़ने के मायने काफी दिनों के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रकट हुए और सबको चौंकाते हुए उन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में बढ़ोतरी का ऐलान किया उन्होंने। आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए रेपो रेट को 4.40 कर दिया, जबकि ये 4 था। सीएसआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 50 जो बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर 4.50 करने का भी फैसला लिया। रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, ऋण देती है। यानी आरबीआई से कर्ज लेने पर बैंकों को 4% के बजाय अब 4.40% ब्याज चुकाना होगा। आम आदमी की भाषा में रेपो रेट का यही मतलब, यानी आरबीआई से कर्ज लेना अब बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा। बैंकों को आरबीआई से कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज देना होगा। ऐसे में बैंक अपने ग्राहकों को क्या बख्शेंगे? नहीं जी नहीं, बैंक भी अपने ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूल करेंगे, यानी कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ने का असर यह भी होगा कि आने वाले दिनों में देश के सरकारी से लेकर निजी बैंक, होम लोन से लेकर कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कारपोरेट जगत को जो कर्ज देंगे उसके लिए भी ज़्यादा ब्याज उन्हें वसूलना मजबूरी होगा। और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम इलाकों पर, तमाम जो क्षेत्र हैं उन पर बहुत भारी असर पड़ेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आम आदमी के जीवन में दुश्वारियां और बढ़ेंगी और जो पुराने लोन आपके ऊपर चल रहे हैं उनकी ईएमआई भी महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रेपो रेट बढ़ाती है। इसका साफ संकेत है कि इस समय आरबीआई भी इस बात को मान रही है कि महंगाई का जो पानी है वो सिर से ऊपर जा चुका है। आरबीआई के गवर्नर साहब को सुनिए, शक्तिकांत दास जी को। 2nd and 4th May 2022 to reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.5%.
0.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. So the decision in this regard, what is called as the stance, is status quo. In other words, it's the same as was last time. अब बेसिक समस्या ही अंग्रेजी है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका हिंदी भाषी है, लगातार हिंदी की वकालत होती है। अभी जब फिल्मों पर डिबेट छिड़ गई और एक कहा जाने लगा कि उत्तर की फिल्में बहुत कम पैसे कमा रही हैं और दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं अकूत संपत्ति कमा रही हैं, तो वहाँ के जो एक्टर हैं, डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि हम अपनी भाषा में बात करते हैं, यानी कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में बात करते हैं। यही कारण है। अभी कुछ दिनों पहले एक्टर नवाज शरीफ ने कहा कि हम फिल्म हिंदी की कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अंग्रेजी में बात करता है, जो कैमरामैन और प्रोड्यूसर अंग्रेजी में बात करता है, और हमारे जैसे जो लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो मुंह ताकते रहते हैं। यही वजह है कि उस क्वालिटी की फिल्में नहीं बन पाती हैं। ये बात फिल्मों को ही इस विषय से थोड़ा इतर है, लेकिन मसला अंग्रेजी का है, इसलिए मुझे ये थोड़ा संक्षिप्त भाषण देना पड़ा। अगर शक्तिकांत दास साहब अगर यही बात हिंदी में कहते तो आम लोगों के सामने डायरेक्ट ये बात जाती। हमने समझाया, हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे संवाद अगर करते हिंदी में, बेशक वो अंग्रेजी से मुझे कोई परहेज नहीं, वो दुनिया में कोई परहेज कर भी नहीं सकता, अंग्रेजी से अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, लेकिन हिंदी में अगर बोल देते तो आम आदमी को समझ में आ जाता कि भाई हुआ क्या है। अगर हम उसको सुना देते तो वो समझ आता कि भाई गवर्नर साहब रिजर्व बैंक के अथेंटिक व्यक्ति हैं, जिनके दस्तखत से हमें नोट मिलता है, यानी उनका सिक्का चलता है इस देश में, और वो हिंदी में बात नहीं करते। इतना भाषण देना लाजमी है मेरा। अब रेपो रेट बढ़ने पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, एक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। 2019 और 20 में व्यापारी कोरोना काल से बामुश्किल निकल पड़ा है, और इसके बाद अब थोड़ा सा जब सहालक के समय लोगों का काम चला है, ऐसे में रेपो रेट बढ़ाना बहुत ही कष्टकारी होगा। देखिए, व्यापार अभी तक जितनी किस्तें लोगों ने दी है व्यापारियों ने, चाहे वो कोई भी एमएसएमई में लोन लिया हो या किसी भी सेक्टर में किसी ने लोन लिया हो, चाहे वो गाड़ी वाले हों चाहे वो व्यापारी हों, उन्होंने किसी तरीके से 24 महीने तक कैसे किस्तें भरी हैं वो वही जानते हैं। और ऐसे में जब आज थोड़ा सा व्यापार चला है, तो ऐसे में अगर रेट बढ़ता है तो व्यापारी को किस्तें देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिल्कुल भी ये रेपो रेट बढ़ना नहीं चाहिए। रेपो रेट बढ़ने से बहुत से नुकसान होंगे, और आर्थिक, और सबसे बड़ी बात जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ अगर किस्तें भी लोगों बढ़ जाएंगी तो इसमें बहुत सी दिक्कतें आएंगी। 2019 एक व्यापारी को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई 2-2.5 साल कोरोना में पीड़ित रहे, माफ कीजिए, पाई को मोहताज रहे, कर्ज लिया, मुश्किल ईएमआई भर पा रहे थे, सहालक की वजह से थोड़ी गाड़ी चल निकली थी, लेकिन एक बार फिर रेपो रेट बढ़ने से सब कुछ डगमगा जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ी ही हुई है और बढ़ेगी। आग में घी का काम करेगा ये रेपो रेट बढ़ना, कि आग है और उसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया, बिल्कुल और तेजी से लपटे निकलेंगे। तो व्यापारी की ये स्थिति है। अब आरबीआई या सरकार या जो भी मशीनरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसके पास एक चारा है महंगाई को कम करने का, रेपो रेट बढ़ा दो। मोटे मोटे तौर पर हम यही समझ पा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते, और इससे ज़्यादा आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए हमने देश के जाने माने पत्रकार, संपादक, आर्थिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी को दिल्ली से जोड़ा है। भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, और बहुत आभार आपका कि आपने हमें समय दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपसे बेहतर व्यक्ति हमारे दर्शकों को आज नहीं उपलब्ध हो सकता है।
मधुरिया जी, ये वास्तव में रेपो रेट बढ़ने के जो रिपरकेशन हैं, जो इसके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, ये सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए। और ये अगर आप बता सके बहुत सरल शब्दों में कि ये है क्या, कैसे इफेक्ट करता है हमारे आम जीवन में, क्योंकि ये कुछ लोग जो अंग्रेजी दाग, कुछ लोग इसको बढ़ा लेते हैं, वही सुन लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं, और जीवन हमारा आपका नरक हो जाता है। दुर्गेश जी, आपने दो चीजें बहुत अच्छी कही। एक तो ये है कि ये हिंदी में ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था एक ऐसा है कि आम आदमी को प्रभावित करती है, और आम आदमी की जो भाषा है वो अंग्रेजी तो कतई नहीं है इस देश में। बात आपकी सही है, लेकिन एक विडंबना भी है कि जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं या जितने भी नौकरशाह हैं, वो अंग्रेजी में ही अपने को ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं कि अपनी बात को वो कम्युनिकेट कर सकें। मुद्दा ये है, आपने एक रेपो रेट की बात की कि रेपो रेट का क्या असर, तो असर आप ये ऐसा समझ लीजिए कि मोटे तौर पर एक जनरल नहीं, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं दे पा रहा हूँ। एक ऐसा है कि जैसे अगर किसी ने 20 लाख का अगर लोन लिया है, हाउस लोन लिया, होम लोन, तो उसमें आप ये मान करके चलिए कि उसको 20 साल के दौरान में लगभग करीब 50 से 55 हजार रुपए ज्यादा EMI चुकानी पड़ेगी, ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। एक तो बिल्कुल ही सरल शब्दों में एक चीज ये है जो आप ये चाह रहे थे। अब दूसरी बात ये है कि रेपो रेट क्यों बढ़ा। एक ऐसा है कि महंगाई को थामने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बाजार में जो पूंजी की जो लिक्विडिटी है, जो कैपिटल की लिक्विडिटी है, उसको कम किया जाए। मतलब बाजार में जो पूंजी की जो उपलब्धता है उसको कम किया जाए। ये पूरी दुनिया में एक अर्थशास्त्रियों का एक ही नियम है, और इसी नियम पर पूरी दुनिया में काम होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो। हाँ, एक चीज जरूर समझ से परे है कि अभी जब अप्रैल में जब इनकी जो रेगुलर मीटिंग हुई थी रिजर्व बैंक की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 6 से 8 अप्रैल के बीच में मीटिंग हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि 2 से 3 माह के दौरान में हम ये व्यवस्था उठाएंगे और बाजार की लिक्विडिटी को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। लेकिन अचानक से ये जो इमरजेंसी मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग के बाद में ये फैसला लिया गया कि 40 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये एक अचानक से था। लेकिन इस सरकार में मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, ये सरकार चौंकाती क्यों। दुनिया की सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था अमेरिका है, वो पहले से संकेत दे देता है कि हम बॉन्ड की खरीदारी हम कम करने जा रहे हैं ताकि बाजार में पूंजी का प्रवाह, उपलब्धता कम हो, और उसके बाद में वो फेडरल बैंक अपने रेट को बढ़ाने की बात करता है और ये कहता है कि हम 2 साल के अंदर इतना रेट बढ़ा रहे हैं, ये वो कहता है। हमारे यहाँ लेकिन एक वो चौंकाने वाली क्यों प्रवृत्ति है, ये समझ में नहीं है। हाँ, चौंकाने के बावजूद ये सही है कि रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है। इसकी एक वजह है, एक ऐसा है कि होलसेल जो थोक मूल्य जो सूचकांक है, जिसको WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो मार्च में 14.5 हो गया। 14.55 ये सही आंकड़ा है, और ये फरवरी में हो गया था ये 13.25 थी। ये गंभीर स्थिति थी। इसका नतीजा क्या हुआ, जो CPI है, मतलब जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसको एक खुदरा भी कहते हैं, तो खुदरा में ये है कि पिछले 3 महीने से लगातार हम 6% से ऊपर महंगाई को झेल रहे हैं, महंगाई बरकरार है जी। मार्च का अगर ये आंकड़ा अगर ये दिया जाए, मतलब मार्च के एक आंकड़े में हम देखा जाए, अभी इसके आंकड़े कुछ दिनों पहले ही जारी हुए हैं, तो मार्च में जो CPI है, खुदरा मूल्य सूचकांक है, वो हो गया है 6.95%, लगभग 7% के करीब, बहुत ज्यादा है। RBI की जो सहनशीलता है, RBI ने जो सोचा था वो ये है कि 6% से ऊपर नहीं जाएगी। और जब अप्रैल में जब उसने किया था, तो उसने कहा था कि जो सालाना पहली तिमाही में जरूर 2022-23 की तिमाही में जरूर ये ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद में इसमें अंकुश लगेगा और पूरे साल का जो एक औसत निकलेगा वो करीब 5.7 निकलेगा। यानी RBI ने जो सोच रखा था 6%, जिसको वो RBI झेल सकता है, वो 6% के कम रहेगी, यानी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन यही एक सवाल उठता है, पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि बेस मेटल की दर बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है,
पूरी दुनिया में आपके ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो आपको बढ़ाना ही था। लेकिन मुझे बस के लिए आपत्ति इसी बात भी है कि चौंकाया क्यों। ऐसा होना था, इसमें कोई शक नहीं है। बाजार से पूंजी की उपलब्धता कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाने के अलावा कोई तरीका नहीं था। दूसरा, इन्होंने एक काम एक और किया, जैसे अभी आपने भी बताया कि इन्होंने सीआरआर जो होता है, जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो एक बैंक को एक रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है, एक नियम है कि उतना पैसा रखना ही पड़ता है, उसकी जो भी एक कैपिटल है, वो भी इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास लोन देने के लिए अब पूंजी की किल्लत या कमी आ जाएगी। अब इसका नतीजा क्या होगा? अब यह है कि बैंक अगर पूंजी अगर अपने पास उठाता है, तो बैंक क्या करता है? बैंक पूंजी लेता है, लोगों से पूंजी लेता है, उनको ब्याज देता है, फिर उसके बाद वो उद्योगों को ब्याज देता है, उससे जो ब्याज मिलता है उससे वो इधर भरपाई करता है। अब सवाल ये है कि अगर उसके पास पूंजी की किल्लत होगी तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, जमा दरें भी बढ़ेंगी, जमा दरें बढ़ेंगी तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, यानी लोन की जो अगर बैंकों को अगर ज्यादा ब्याज दरों पे अगर पूंजी मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा ब्याज दरों पे ही वो उद्योगों को या लोगों को पूंजी उपलब्ध करा पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़नी बढ़नी है। अब लेकिन ये है कि महंगाई को अब छानने में कैसे, इसको हम लोग कुल मिलाकर हमको महंगाई के मद्देनजर ही इसको फोकस रखना चाहिए, बाकी हमको इसको छोड़ देना चाहिए दूसरे आयाम और अर्थशास्त्रियों की कठिन भाषाओं। जी सवाल है महंगाई आप कैसे कम करोगे? अब जैसे गेहूं की अगर आप बात करें, गेहूं में पूरी दुनिया में अगर रूस और यूक्रेन की अगर हम ये बात करें तो ये दोनों मिलकर लगभग करीब पूरी दुनिया में सप्लाई का 25% हिस्सा इन लोगों का है। रशिया का है 18% और 7% है करीब यूक्रेन का। जी अब सवाल है कि 25% गेहूं की सप्लाई तो कम हो रही है। अब सवाल है कि इसकी भरपाई कौन करेगा? जी यूक्रेन की तो ये स्थिति है कि यूक्रेन में तो गेहूं की बुआई तक नहीं हो पा रही है, रशिया में बुआई हो रही है लेकिन उसकी प्रभावित हो, बात सही है। अब सवाल है कि आप करेंगे क्या? बात केवल गेहूं की भी तो नहीं है, बात केवल एक आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि खाद की भी दिक्कत आ रही है जी यूरिया की भी दिक्कत आ रही है, फॉस्फेटिक खाद की भी दिक्कत आ रही है। इसकी आप कैसे भरपाई करेंगे? ज्यादातर सप्लाई तो इन लोगों से आ रही है। अब हमको यहाँ पर एक बहुत ही सतर्क निगाह रखनी चाहिए। अगर हम लोग निर्यात की दृष्टि से भी देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको आयात निर्यात की भाषा में भी ले जाते हैं, तो हमको एक इंडोनेशिया से सबक लेने की जरूरत है। जी कितनी सबक लेने की जरूरत है? क्योंकि इंडोनेशिया एक इकलौता देश है जो पाम ऑयल का लगभग 40% से ज्यादा उत्पादन करता है पाम ऑयल। अब पाम ऑयल ऐसा है जिसमें वो शैम्पू से लेकर साबुन से लेकर और तमाम जगह इसका, बाकी वनस्पति तेलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है भरपूर। अब सवाल है कि वो पहले वो फैसला लेता है कि निर्यात करेंगे, ये फरवरी का मामला है, जनवरी के आखिर का मामला है। जी फिर अभी ये तय कर लेता है कि 28 अप्रैल से कि हम निर्यात बंद कर देंगे, चूंकि सबसे ज्यादा पाम ऑयल उत्पादन करने वाला देश इंडोनेशिया में ही पाम ऑयल की किल्लत हो जाती है। जी बहुत गंभीर विषय है। अब हम इसी समस्या से हम गेहूं के मामले में भी जूझ रहे हैं। हम गेहूं का निर्यात करने निकल पड़ रहे हैं, हमारे पास गेहूं के अन्न के भंडार से बहुत जबरदस्त थे भंडार, लेकिन उस गेहूं के भंडार में हुआ क्या? हमने मुफ्त योजना के तहत हमने काफी बांटे, हमने अंत्योदय योजना के तहत बांटे, लेकिन हमारे गेहूं के भंडार लबालब भरे हुए थे। अब क्या स्थिति हो रही है? अब यह है कि इस साल सरकारी गेहूं की खरीद कम हो रही है, काफी कम हो रही है, और निजी आपके पास जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जो प्राइवेट है, ये खरीदारी कर रहे हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है मुनाफा जी। अब ये मुनाफा कमाए, तो अब होना क्या है? अब इसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट और लूंगा, आपका 1 मिनट और लूंगा। अब इनको तो मुनाफा कमाना है जी। भारत का जो एक औसत जो गेहूं का जो एक निर्यात है वो लगभग करीब 10 लाख टन के बराबर जी। अब ये सवाल है कि 10 लाख टन में ज्यादातर ये हिस्सा ये बांग्लादेश को देता है। अब यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर वो निकल पड़ी है, वो WTA के उनसे भी मिली और उन्होंने पदाधिकारी से भी यही बात कही कि हमको गेहूं के निर्यात में WTA की एक अड़चन है। अड़चन ये है कि अगर आपके गेहूं के मामले में अगर आप सब्सिडी देते हैं तो आप गेहूं का निर्यात नहीं कर सकते, ये एक बाध्यता होती है WTO की जी। तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे वहां पर अभी पिछली वार्ता में ये आग्रह किया
कि आप हमको इन अड़चनों से दूर करें ताकि दुनिया में भारत की एक अच्छी इमेज बन सके और वो गेहूं को निर्यात कर सके। लेकिन मामला क्या है, आप इधर गेहूं निर्यात कर देंगे, गेहूं की जो जो खरीदारी है, उस खरीदारी का जो आपने समर्थन मूल्य घोषित किया था उससे ज्यादा पे आप खरीदारी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इन सब चीजों पे, महंगाई पे भी लेकर आ रहा हूँ, बाद में फिर आपके आरबीआई का आपको चीजें समझ में आएंगी। ये फिर आपको गेहूं को आपने ज्यादा पे खरीदारी करी, 100 से 200 रुपए, 250 रुपए अब ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ये सरकार नहीं कर रही, ये वो कर रहे हैं प्राइवेट, जी ये इन्होंने निर्यात करना चालू भी कर दिया। अब सवाल है कि गेहूं की भी किल्लत होने वाली है, अब आप करेंगे क्या? नंबर वन, बहुत गंभीर प्रश्न है ये। आप अगर ध्यान दें तो गेहूं की कीमतें बढ़ना चालू हो गई। जी गेहूं को तो छोड़िए, अगर आप खाद की बात करें तो जैसे एक यूरिया वाली जो खाद है वो 50 की जगह 45 किलो की आने लगी है। जी ये गंभीर जी है। जी ये पैसा बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है। एक ये, अभी तक आपका जो गेहूं है, कृषि कृषि ने आपको कोरोना वाले संकट काल में एक मजबूत आधार दिया था, मजबूत समर्थन दिया था, अर्थव्यवस्था को 3.4% का योगदान था। जी अब क्या स्थिति होने जा रही है? आप गेहूं निर्यात कर कर एक किल्लत पैदा करेंगे, ये भारत के लोगों को गेहूं महंगा मिलेगा। आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर गेहूं के दाम की जो बाजार के जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 10 रुपए किलो तक का असर पड़ सकता है। ये तो बड़ी भयावह स्थिति होगी आलोक जी, अगर 10 रुपए किलो गेहूं भी महंगा हो गया तो। हाँ, ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी। अब हम इसको दूसरे तरीके से हम लेकर, अब दूसरी बात है कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है कॉर्पोरेट का, अभी मैंने एक बात की थी कि हमारा जो थोक मूल्य सूचकांक है वो 14.55% हो गया है ये मार्च में, ये जी अप्रैल में अभी आंकड़े जारी हुए। जी फरवरी में ये 13.2 था। अब सवाल है कि जो ये थोक जो महंगाई है, कॉर्पोरेट ने कुछ तो अपना भार अपने ऊपर लिया महंगाई का, जो महंगाई जो जो उनकी जो लागत आ रही थी वो थोड़ा भार उन्होंने कुछ दिन झेला, जनवरी में झेला, फरवरी में झेला। मार्च के बाद से उन्होंने धीरे धीरे ये उपभोक्ता को ट्रांसफर करना चालू कर दिया, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी उद्योग, वो मुनाफे के लिए ही तो काम करता है ना, जी वो चैरिटी में तो कोई काम करता नहीं है। जी अब सवाल है कि जब वो धीरे धीरे कर रहे हैं तो वही खुदरा महंगाई आपकी, वही मैंने बताया कि लगभग 7%, 6.95% तक पहुंच चुकी है। ये अभी और बढ़ेगी। सवाल ये नहीं है कि आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ने का जो सीधा असर आता है, बिल्कुल सीधा असर आता है रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट में खरीदारी रुक जाएगी, थम जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट में या तमाम जगह उन लोगों ने इतने पहले लोगों की छटनी कर कर, दूसरा वेतन वृद्धियां रोक कर, तीसरा तनख्वाह में कटौती कर कर उन्होंने अपने मार्जिन को बरकरार रखा था। जी अब लेकिन उनको अपने मुनाफे का कारोबार अगर करना है तो मुनाफे का कारोबार करने के लिए वो लागत, जो इनपुट लागत है, वो आगे उपभोक्ताओं तक बढ़ाएंगे। उसका असर क्या आएगा? उसका असर ये होगा कि बाजार जो पहले से ही मांग की कमी से जूझ रहा था, अब वो मांग की कमी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी अब नतीजा क्या होगा? एनपीए बढ़ने के आसार हो जाएंगे। एनपीए जो अभी तक 2 साल से जो थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा था, जी 2017-18 में सबसे ज्यादा एनपीए हो गया था, 11 लाख करोड़ पार कर चुका था। वो हमारे पिछले दिनों कुछ कंट्रोल में आया। उसकी 2 वजह थी। ऐसा नहीं कि बैंकों ने अपनी कोई कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली में कोई सुधार किया, जी बिल्कुल नहीं सुधार किया सरकार ने। लेकिन जो एक पूंजी का होता है रिकैपिटलाइजेशन, यानी सरकार ने बैंकों में पूंजी डाली, काफी डाली, तो उनका रेशियो थोड़ा सा एक सुधर गया। जी अब लेकिन अब आगे क्या होगा? बैंकों अब रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के पास पूंजी की कमी, पहला असर रियल एस्टेट के लिए बड़ा एक मारक असर होगा। रियल एस्टेट वैसे ही जूझ रहा था पिछले 3 सालों से, अब वो और जूझने लगेगा। तो अब हालत क्या होगा? देखिए, देश में 2 ही लोग सबसे ज्यादा, 2 ही सेक्टर सबसे ज्यादा उद्योग रोजगार मुहैया कराते हैं, रियल सेक्टर, रियल एस्टेट, और दूसरा कराता है एमएसएमई, छोटे जी और मझोले उद्योग। जी छोटे और मझोले उद्योग वैसे ही संकट में है। अब आप सोचिए कि सितंबर 2021 में एक आरबीआई में एक आरटीआई डाली गई, उसमें जी यह आया था कि 1,65,000 करोड़ का बैड लोन एमएसएमई में हो चुका है। छोटे एवं लघु उद्योगों की हालत वैसे ही खस्ता थी। अब आने वाले समय में क्या होगा? जब मांग में अगर कमी आएगी
तो क्या स्थिति बनेगी, कितनी बेरोजगारी होगी और क्या असर आएगा, तो ये तो देखना बड़ा लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी तक तो आप नींबू की महंगाई से चिंतित थे कि 250 रुपए और 300 रुपए किलो नींबू हो गया। अब नींबू छोड़िए, कोई ऐसी चीज हो जो बताइए। अब जैसे पार्ले का एक बिस्कुट है, बहुत छोटा सा बिस्कुट है, जो सड़क पर काम करने वाले छोटे मजदूर या कोई भी है, 2 रुपए का एक पैकेट आता है। उसमें पहले 8 बिस्कुट आते थे, अब उसको घटाकर उन्होंने 6 बिस्कुट कर दिए हैं। पहले उसका वजन 25 ग्राम होता था, अब उसको घटाकर उन्होंने 18 ग्राम कर दिया। अब आप सोचिए, पहले एक बिस्कुट खाकर, 2 रुपए का बिस्कुट खाकर, एक 6 रुपए की चाय पीकर, 8 रुपए की चाय पीकर, 10 रुपए में एक मजदूर का, एक कामगार का, ये वो कामगार है जिसके लिए मुफ्त राशन की योजना लागू की गई। 80 करोड़ संख्या है, बड़े धूमधाम से इनका प्रचार होता है, विज्ञापन होता है। अब आप सोचिए कि 80 करोड़ लोगों के साथ में ये सोचिए कि अब उनका नाश्ता भी पूरा नहीं होगा। तो इसके आयाम बहुत हैं, केवल गेहूं नहीं है, खाद्यान्न भी है, फूड इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज्यादा पहले ही बढ़ चुका है। बेस मेटल की कीमतें वैसे ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऐसी हालत में सीमेंट भी, ये आलोक कहना जी, गलत सीमेंट है। भी 50 रुपए बोरी बढ़ गई। अभी पिछले दिनों पता ही नहीं चला, चुपके से 50 रुपए सीमेंट बढ़ गई हर दाम में। यहां तक कि जांघिया बनियाइन में 20-30 रुपए बढ़ गए। अभी हमने देखा कि जांघिया बनियाइन जो हमारी रोजमर्रा की उपयोग की वस्तु है, उसमें भी 20 से 30 रुपया बढ़ गया। जो एक पैकेट आता है, ये पाउडर आता है, उसमें 26 रुपए की वृद्धि आ गई है। ये 200 रुपए के ग्राम के पैकेट में जी बहुत बड़ी वृद्धि होती है ये। जी तो एक और समस्या है। संयुक्त राष्ट्र ने अभी एक IMF की एक रिपोर्ट आई थी, जी बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट, दिलचस्प तो नहीं थी, बड़ी मतलब दुखद रिपोर्ट थी। उसके अगर असर के बारे में बात की जाए, उसने कहा था कि जनवरी 2024 तक 13.8 ट्रिलियन दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। 13.8 ट्रिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसने दुनिया की ग्रोथ जो 2021 में 6.1% थी, उसको उसने घटाकर 3.6% कर दी है 2022 और 23 में। केवल इतना ही नहीं कि उसने कहा 23 और 24 में भी यही स्थिति रहेगी। आलोक जी, जो बातें आपने बताई वो तो बहुत डरा रही, बड़ी डिप्रेसिंग बातें हैं। और क्या हम सब, ये सरकारें ऐसे ही देखती रहेंगी? इसका कोई इलाज नहीं? ये आपसे मेरा आज का ये आखिरी सवाल है। बहुत सारे मुद्दे आपने दिए, हम लोग विस्तृत कुछ ज़्यादा समय के साथ में अगली बार मिलेंगे, लेकिन ये अंतिम सवाल मेरा है कि क्या ऐसे ही सब कुछ चलने देना चाहिए? जैसे नहर का पानी है, बहता रहता है, तालाब का पानी बहता रहता है, नदी बहती रहती है, और क्या अपने आप इसमें कोई सुधार आएगा, या कुछ कमजोरियां भी हैं हमारे भारत के स्तर से? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या हमको ऐसे ही श्रीलंका की गति की तरफ बढ़ना है, जैसे वहाँ मार हो गई, लोग सड़क पर आ गए, या कुछ इसमें उम्मीद की किरण दिख रही है? आलोक जी, इसमें दो चीजें हैं। इस सवाल का जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूंगा। पहला जवाब ये है कि भारत को अभी ये चीज देखनी पड़ेगी, भारत सरकार स्पेशली, भारत सरकार का इस बार जो टैक्स का कलेक्शन था, वो करीब टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो 27 लाख से ज्यादा करोड़ था। इन्होंने उम्मीद की थी, इन्होंने उम्मीद कितनी की थी? इनकी उम्मीद काफी कम थी, 5 लाख करोड़ से कम की थी, यानी ज्यादा, यानी भारत सरकार की जेब में ज्यादा पैसा आया। जी जी। नंबर 2, अब इनको करना क्या चाहिए था? अब सवाल ये है कि अगर हम लोग टैक्स की अगर बात करें, तो जैसे इन्होंने डीजल में बढ़ा दिया, पेट्रोल में बढ़ा दिया, 10 रुपए बढ़ा दिया, तो अगर ये कोविड पूर्व की स्थिति में अगर जाए, एक इकरा एक एजेंसी है, उसने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दाखिल की थी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि अगर सरकार कोविड पूर्व के केवल पेट्रोल डीजल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी की, अगर वो एक्साइज ड्यूटी पे उतने पे संतोष कर ले जो कोविड के पूर्व काल में थी, यानी 2020 के जनवरी में जो ये स्थिति थी, जितना उसको संग्रह होता था पेट्रोल डीजल से, अगर वो उतने पे संतोष कर ले, तो जो वो राहत देगी, बहुत बड़ी राहत वो जनता को उपलब्ध करा सकती है। आप ये मान करके चलिए, अगर ढुलाई महंगी हो जाती है, लोगों का आना जाना महंगा हो जाता है, तो उसका तो असर हर चीज पर पड़ता है। तो आज जरूरत है कि आप राज्यों को निशाना ना बनाए कि वो केंद्र ने तो वैट कम कर दिया,
आपने सॉरी, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, राज्यों ने वैट कम नहीं किया। कम से कम ये विपक्ष की राजनीति को छोड़कर देश के बारे में सोचना चाहिए कि अगर आप पेट्रोल और डीजल में अगर आप अपना जो एक्साइज ड्यूटी का अगर परसेंटेज अगर कम कर देते हैं, कोविड पूर्व के कार्यकाल में अगर ले जाते हैं, तो आप ये जान करके चलिए कि अगर आप 4 से 5 रुपए तो केंद्र के स्तर पे ही आपका पेट्रोल और डीजल में कम आ सकते हो। और ढुलाई में अगर 5 से 7 रुपए प्रति लीटर डीजल की अगर ढुलाई में कमी आती है, तो आप ये समझेंगे कि इसका बहुत बड़े स्तर पर लोगों को असर पड़ेगा और ये मांग बढ़ाने में सहायक होगी। दूसरा जो इसका जो पहलू होगा, वो पहलू ये है कि लोगों को पैसा उपलब्ध कराया जाए, लोगों को वो दिया जाए, एक धन उनके हाथ में थमाया जाए। अगर लोगों के हाथ में अगर धन नहीं थमाया जाएगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो ये जो कर्ज आधारित घोषणाएं और कर्ज, हर चीज में कर्ज देना, आज हमारी केंद्र सरकार हर चीज में लगी है कि कर्ज ले लो, चाहे एमएसएमई कर्ज ले लो, कॉर्पोरेट कर्ज ले लो, लोग कर्ज ले लें। तो सवाल है कि अगर आप कर्ज आधारित व्यवस्था को अगर बनाने में अगर आप जुटे रहेंगे, तो मांग कैसे बनेगी? कर्ज का मतलब लौटाना भी होता है जी। लेकिन अगर लोगों के पास में अगर पैसे आएंगे तो उनके पास में क्रय शक्ति बढ़ेगी। जैसा कि आपने इस अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, क्रय शक्ति बढ़ाना बेहद जरूरी है। क्रय शक्ति अगर नहीं बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था की तरक्की और अर्थव्यवस्था की विकास दर पटरी पे नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे तो लग रहा था कि काफ़ी केवल डिप्रेशन ही है, और मैं भी कुछ डिप्रेस था, ये सारी आंकड़े, संभावनाएं, आशंकाएं देखकर हो गया था। लेकिन आपने एक आशा की किरण दिखाई कि अगर सरकार थोड़ा सा कोविड के पूर्व की स्थिति में केवल पेट्रोल और डीजल को ले जाए तो काफ़ी सुधार आ सकता है। अगर आर्थिक विश्लेषक, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट एक साथ बैठें तो जरूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये ऐसी अंधी गुफा है, महंगाई एक ऐसी अंधी गुफा है जिसमें ये हमारा देश, हम और आप धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद पर दुनिया काम है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी और सुधरेगी, जिससे कम हमें महंगाई से मुक्ति मिलेगी। कम से कम जैसा आलोक जी कह रहे हैं, ईश्वर करे वो सच ना हो कि आने वाले 3 महीने के अंदर गेहूं के दाम ही 10 रुपए बढ़ जाएंगे, हो सकता खाद्यान्न की किल्लत भारत में हो जाए। ये तो पॉलिसीगत मामला है, हो सकता है हमारी सरकार चेत ले, और जो इंडोनेशिया ने जिस तरीके से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाई, हम भी उसी के रास्ते पर चले, शायद यही हमारे लिए बेहतर है। चलते चलते के अंतिम सोपान में अब हम पहुंच चुके हैं, और आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की। पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये पार्टी का जो केंद्रीय नारा है, और हर नेता, हर कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हर नेता के ज़बान पर रटा है, कार्यकर्ता की ज़बान पर रटा है। लेकिन भाजपा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, उन्हें बड़बोले कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और अपनी सरकार को ही घेर लेते हैं। कभी कविता लिखकर अपनी पार्टी को कोस देते हैं, और कभी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, लगता है इन्हें वायरल होने का शौक है। हम बात कर रहे हैं आज हरदोई की गोपामऊ सीट से भाजपा के विधायक एक श्याम प्रकाश शुक्ला, माफ कीजिएगा, श्याम और राम, श्याम प्रकाश हैं। ये इन्होंने नारा ही बदल दिया, और इन्होंने खुद अपना नारा गढ़ दिया, पार्टी से ऊपर जाकर इन्होंने अपना नारा गढ़ दिया और कहा बिल्कुल शोले के अंदाज में, ये शोले फिल्म में गब्बर कहता ना गांव वालों, उसी अंदाज में इन्होंने कहा, गांव वालों 2024 में वोट दोगे तो ही काम होगा। सुनिए विधायक जी का ये नया नारा, इच्छा हो तो अमल कीजिए, ना इच्छा हो तो ना अमल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बहुत दिन बजी एक हाथ से।
सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा। जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल दो शब्दों में आप हमसे कहना चाहता हूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बहुत दिन बजे एक हाथ से। सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा। जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, जो भारतीय